हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के जो ये तीसरा पार्ट है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आवेग किसे कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे आवेग, संवेग, प्रमेय। इससे बहुत आपको इंपॉर्टेंट सूत्र मिलेंगे जिससे आप न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी होगी। और तीसरा पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये कौन सा वीडियो है? ये तीसरा वीडियो है। किसका? बल तथा गति के नियम का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने संवेग पढ़ा था और संवेग पढ़ा था और उसमें न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम पढ़ा था। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आवेग किसे कहते हैं। उसके बाद ये तीनों टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आवेग कहते किसे हैं? ठीक है, सबसे पहला आता है आवेग। ठीक है, आवेग कहते किसे हैं? तो सिंपल से पहले आप सुन लीजिए, सुनकर आप समझिए, और ना हो तो मैं लिखूंगा भी और फिर से आपको समझाऊंगा भी। तो समझिए आवेग किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, उस बाह्य बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग का आवेग कहते हैं। ठीक है, तो आवेग क्या नहीं समझ में आया? देखिए, हमने कहा किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल और समय अंतराल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल क्या होता है? बाह्य बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। एक मिनट, ये मार्कर गिर गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आवेग को आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा। चलिए मैं लिख देता हूं। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल तथा समय अंतराल के गुणनफल, समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग किसे कहते हैं? तो आवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो यहाँ से नहीं, आप यहाँ से याद कीजिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और आवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आवेग को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और बल को किससे? तो बल को हम एफ से और समय को क्या? डेल्टा टी से। समय अंतराल है तो डेल्टा टी। ठीक है, तो हम इसे भी कह सकते हैं क्या? J इक्वल टू एफ इंटू टी। क्या है? J आवेग है। ठीक है, तो यहां से इसका मात्रक आप याद रखेंगे कि आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो आप इसे भी आप क्या किया जाएगा? आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, देखिए, अब मान लीजिए ये जो t है, डेल्टा टी, इधर क्या है? गुणा में है। इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग कराएगा। तो f इक्वल टू जे बाई डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। इधर आया तो क्या किया? जे में भाग कराया। तो इससे अब क्या पता चलता है आपको? देखिए, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा। देखिए क्या,
कि किसी, मान लीजिए हम देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, गेंद आती है ऊपर से तो क्या करते हैं, हम रोकते हैं तो अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे की ओर क्या करते हैं, ले आते हैं। अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे ले आते हैं तो क्या होती है, हाथ पर कम चोट लगती है। कभी देखे होंगे गेंद को कभी रोकते हैं तो क्या करते हैं, हाथ को पीछे लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाथ पर कम चोट लगे। हाथ पर कम चोट क्यों लगता है? देखिए जब यही सूत्र आपको बताता है कि जब क्या होगा, हाथ को पीछे करेंगे, हाथ को पीछे करेंगे तो क्या होगा, समय क्या होगा, अधिक होगा। जब हाथ को पीछे करेंगे तो समय अधिक लगेगा हाथ पे आने में, ठीक है। जब समय अधिक होगा तो क्या होगा, जो F है, F का मान क्या होगा, कम होगा, बल कम लगेगा। क्योंकि F क्या है, T के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है, ठीक है, F के। तो जब समय क्या होगा, समय अधिक होगा, अधिक लगेगा तो क्या होगा, बल कम लगेगा। और जब बल कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगी। और जब समय क्या होगा, समय कम लगेगा तो बल क्या हो जाएगा, बल का मान अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से चोट हमें अधिक लगती है। मान लीजिए गेंद आ रहा है, आप इसी तरह हाथ किए हुए हैं, आग क्या हुआ, लगा, तो आप पे जब क्या होगा, जब समय कम लगेगा तो चोट क्या होगी, अधिक लगेगी। तो इस नियम से ही क्या हुआ, इससे ही ये प्रूफ होता है कि हाथ को क्या किया जाता है, पीछे क्यों हटाया जाता है, क्योंकि चोट कम लगे, ठीक है। यार गिर जा रहा है। चलिए, तो हम उम्मीद है कि आपको यह आवेग के बारे में पता चल गया होगा कि आवेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय से आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छे आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूले मिल जाएंगे और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं आवेग संवेग प्रमेय, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आपकी लाइक और सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आवेग संवेग प्रमेय, ठीक है। आवेग संवेग प्रमेय, ठीक है। आवेग संवेग प्रमेय से हमें क्या मिलता है, कौन सा सूत्र मिलता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो अभी हमने जाना कि आवेग को, आवेग J इक्वल टू क्या जाना था, F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, समय है, ठीक है, समय अंतराल है। तो ये अभी हमने क्या किया, जाना है, तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्या हुआ, अभी हमने ये सूत्र पढ़ा है कि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है। और हमें न्यूटन के द्वितीय नियम में मैंने आपको बताया था कि क्या, न्यूटन के द्वितीय नियम में बताया था कि किसी पिंड पर लगने वाला संवेग, किसी पिंड पर लगे, किसी पिंड का संवेग, किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम में आपको बताया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखना है तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बस इतना जानिए कि ये क्या है, न्यूटन के द्वितीय नियम में बताया गया है कि किसी पिंड पर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन के दर, दर माने क्या, समय, ठीक है। तो किसी पिंड पर, ये क्या है, P क्या है, संवेग है, और T क्या है, समय। तो किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन के दर उस पिंड पर लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब मैंने वहां पे समानुपाती के चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट नियतांक आता है K मान लिया गया, और dP इक्वल टू dt। और न्यूटन ने बताया था कि K का मान क्या है, 1 है। K क्या है, नियतांक है। तो यहाँ से आपको मिल गया F इक्वल टू dP बाई dt आपको मिला था। तो इस सूत्र को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र कहाँ से मिला, मैं आपको चाहता था ये डायरेक्ट लिख देता, परंतु आपको ये सब नहीं मालूम नहीं हो पाता, तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने आपको टोटल बताया, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र को वहां पे रखते हैं। देखिए इस सूत्र को रखने से क्या हमें फायदा होगा, तो F इक्वल टू, सॉरी हाँ, F इक्वल टू dP बाई dt। ये क्या आप लिख लेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियमों के द्वितीय नियम है, ठीक है, द्वितीय नियम से ये मिला। अब देखिए ये इधर क्या है, ये
ये जो dt है, इधर ये क्या है, भाग में है, इधर आएगी तो क्या करेगी, गुणा कराएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं dp इक्वल टू f इंटू dt। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए इसको सेकंड कर लेते हैं। अब आप इन दोनों में देखिए, इसमें क्या है, आवेग बराबर क्या है, बल गुणे समय है। इसमें भी संवेग, ये क्या है, p क्या है, संवेग है। संवेग बराबर f इंटू टी है, बल गुणे समय है। तो देख रहे हैं कि इन दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, क्या है, इक्वल है। तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, J इक्वल टू dp हम लिख सकते हैं। और यही आपको सूत्र मिला, J इक्वल टू dp। और J क्या है, J क्या है, आवेग है। और dp क्या है, dp क्या है, संवेग, संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन है। संवेग परिवर्तन का दर मत कहिएगा, दर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, टी भी आ जाएगा। तो आप संवेग परिवर्तन कहेंगे तो क्या, आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आपसे ये क्या, आपको ये मिल गया। देखिए इससे आपको क्या, आप कहेंगे क्या, इससे क्या मिला। देखिए कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करता है, टी जो आवेग है इसमें आपको बल तो दे देगा, टी का मान नहीं देगा। ठीक है, टी का मान नहीं देगा, आप कहेगा क्या कि आपको क्या कीजिए, आप आवेग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम आवेग का मान तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब टी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, संवेग परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, संवेग के सूत्र से हम क्या करेंगे, संवेग निकालेंगे। और संवेग को हम क्या लिख देंगे कि संवेग हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, आवेग संवेग प्रमेय से हम जानते हैं कि संवेग प्रमेय क्या है, संवेग परिवर्तन क्या है, आवेग के बराबर होता है। इसलिए संवेग परिवर्तन के जितना मान होगा वो क्या होगा, आवेग होगा। तो इससे हमें क्या मिला, ये सूत्र मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आप पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए ये जो संवेग संरक्षण आया है, इसे हम ये भी कह सकते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो कभी भी फिजिक्स में संरक्षण आ जाए, ठीक है, संरक्षण शब्द आ जाए, संरक्षण शब्द का मतलब यही होता है नियत। ठीक है, तो क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत माने संवेग संरक्षण। फिजिक्स में जब भी संरक्षण आए तो आप जान लीजिएगा क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तो क्या है, संवेग क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। ठीक है, फिजिक्स में संरक्षण आए तो आप समझ जाइएगा नियत की बात कही जा रही है। तो इसमें कहते हैं ये क्या, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत में कथन में आप यही लिखेंगे कि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल शून्य हो। ठीक है, किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो उस पिंड का संवेग क्या होगा, संवेग नियत होगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल क्या है, शून्य है। ठीक है, किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो उस पिंड का संवेग जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा। यही तो आपसे कहा जा रहा है, किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल अगर शून्य है, ठीक है, तो क्या होगा, संवेग जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा। यही आपको सूत्र में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया संवेग संरक्षण। आप देखेंगे इसका हम लिखेंगे कथन में। कथन में हम क्या लिखेंगे, कथन में हम ये लिखेंगे कि किसी वस्तु के, लिखेंगे कथन में क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल क्या है, किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल क्या है, शून्य है। बाह्य बल किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो
क्या होगा, किसी पिंड पर लगाया गया या किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा, संवेग नियत होगा। ठीक है, यही क्या अब प्रथम में क्या लिखेंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में आप यही लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल अगर शून्य है तो क्या होगा, उस वस्तु का संवेग क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो कभी बदलता नहीं है उसी तो नियत कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नियत का मतलब मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 1 2 3 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी भी बदलता नहीं है। ऐसे ही क्या होगा, संवेग का जो आवेग संवेग जो p का मान आएगा वो कभी बदलेगा नहीं, वो क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं नियत का मतलब ये, मैं कहूँ क्या कर रहा है कोई वस्तु, देखिए एग्जांपल आप समझिए, कोई वस्तु है क्या कर रहा है, कोई गेंद है वो क्या कर रही है 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, वो गति कर रही है। तो वो क्या करते रहेगी, गति करते रहेगी जब तक कि क्या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति कर रही है। अब मुझे इसकी स्पीड 40 मीटर प्रति सेकेंड आप करनी है, तो कब तक नहीं होगा, जब तक इस पे क्या बल नहीं लगाया जाएगा। जब तक इस पे हम क्या लगेंगे, एफ नहीं लगाएंगे, तब तक ये 40 मीटर प्रति सेकेंड की होगी नहीं होगी। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु का संवेग क्या होगा, नियत होगा, जब तक कि क्या बाह्य बल शून्य होगा। जब बाह्य बल शून्य नहीं होगा तभी तो बढ़ेगी, जब फोर्स कुछ लगाएंगे तभी तो ये बढ़ेगी। तो यही क्या कहा जा रहा है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत में यही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो क्या होगा, संवेग जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। तो आप कहेंगे प्रूफ कीजिए। देखिए चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ मतलब हिंदी में सिद्ध। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक कण के लिए। ठीक है, एक वस्तु के लिए करेंगे, उसके बाद हम 2 वस्तु के लिए करते हैं, उसके बाद हम अनंत वस्तु के लिए करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु के लिए तो हम लिखेंगे एक वस्तु के लिए। ठीक है, एक वस्तु के लिए देखेंगे कि क्या जब बल शून्य होगा तो क्या P नियत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, संवेग नियत होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो एक वस्तु के लिए तो इसमें आपको न्यूटन के द्वितीय नियम का इसमें क्या है, इसमें यूज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यूटन का अगर द्वितीय नियम आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर न्यूटन क्या लिखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ या न्यूटन का द्वितीय नियम, अब मेरे चैनल का नाम लिखिए, आपको जरूर वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए वस्तु जब क्या है एक हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम में अभी हमने बताया है, न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या बताया गया था, dp इक्वल टू dt। ठीक है, ये क्या बताया गया है, न्यूटन के द्वितीय नियम बताया गया है कि बल होगा वो क्या होगा, बल किसके बराबर होगा, किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन के दर के क्या होगा, बल बराबर होता है। ये न्यूटन के द्वितीय नियम में हमें बताया गया है, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम बताया गया है। और ये dp क्यों, ये क्या है, p क्या है, संवेग है, एक वस्तु के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा dp/dt। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए अब हमें बताया जा रहा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि f इक्वल टू क्या है, शून्य है। ठीक है, जब f इक्वल टू शून्य रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू क्या dp इक्वल टू dt मिलेगा। ठीक है, 0 इक्वल टू क्या है, dp/dt। तो ये d है क्या, ये जो d और dt जो दिखाई दे रहा है ये तो समय, ये क्या है, p क्या है, संवेग है, d/dt क्या है, ये db/dt ये है, ये क्या है, अवकलन है, अवकलन। आप कहेंगे अवकलन क्या होता है, तो मैथ में आपको अवकलन क्या कहा जाएगा, पढ़ाया जाएगा 12th में। ठीक है, तो अवकलन में क्या है, एक सूत्र होता है अवकलन का, अवकलन का यही सिंबल है। ठीक है, अवकलन का सूत्र होता है जब किसी अवकलन नियत हो। ठीक है, कुछ भी अवकलन नियत का अवकलन करेंगे तो वो शून्य होगा। ठीक है, जब भी किसी नियत मान का अवकलन करेंगे तो शून्य होगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करके
बहुत सारे हो जाएंगे नियत मान, ठीक है। तो जब भी नियत कुछ होगा तो उसका मान शून्य होता है। तो ये d/dt मतलब अवकलन किया जा रहा है संवेग का, तो क्या संवेग क्या है, संवेग अवकलन का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो p है, जो संवेग है, वो नियत है, तभी तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है कि जो p है वो क्या है, नियत है, ठीक है। जो P क्या है, वो नियत है। इससे हमें पता चलता है कि क्या है, P नियत है, ठीक है। तो हमने एक वस्तु के लिए तो देख लिया, अब हम देखेंगे दो वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दो वस्तु के लिए, कि भाई एक वस्तु के लिए तो हो गया, दो वस्तु अगर हो तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे दो वस्तुओं के लिए, ठीक है, दो वस्तुओं के लिए। तो जब एक वस्तु था तो क्या, न्यूटन के लॉ के अनुसार जब एक वस्तु था तो हमें d/dt लिखा था, ठीक है, d/dt। परंतु दो वस्तु है तो हम दो लिखेंगे, दो लेंगे ना, d/dt। और P1 P2 क्या है, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए क्या है, संवेग है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये किससे, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार आया है। अब देखिए हम जानते हैं कि देखिए इसमें भी d/dt और d/dt इसमें क्या है, ये दोनों बराबर मिले हैं। तो जब दोनों क्या हो, नियत हो और इक्वल हो, तो इसे हम कांस्टेंट को इसे हम कॉमन कर लेंगे, तो ठीक है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt, और यहाँ पे क्या बचा, P1 और प्लस P2, तो P1 प्लस P2। आओ हम जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि F इक्वल टू 0। जब F इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम F इज 0 इक्वल टू d/dt और P1 प्लस P2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या है, ये क्या है, अवकलन है। तो मतलब इसका अवकलन जब हम कर रहे हैं तो शून्य आ रहा है, मतलब ये क्या है, P1 और प्लस P2 क्या है, शून्य है, क्या है, सॉरी नियत है, नियत है, तभी तो अवकलन करने पर हमें शून्य आ रहा है। तो इससे क्या होता है, प्रूफ होता है कि P1 और P2 माने पहले का दो प्रथम वस्तु का जो संवेग है और द्वितीय वस्तु के संवेग का वेग योग भी क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अनंत वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनंत वस्तुओं के लिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखते हैं हम अनंत वस्तुओं के लिए। हम लिखेंगे, सॉरी, अनंत वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो अनंत वस्तुओं के लिए हम जानते हैं, अनंत वस्तुओं के लिए F इक्वल टू d/dt, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे P1, इसे लिखेंगे d/dt, P2 दूसरे के लिए ऐसे ही लिखते लिखते क्या करेंगे, d और n लिख देंगे, सॉरी Pn लिखेंगे और dt लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, n क्या है, अनंत तक जाकर ये संख्या है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सभी में d/dt क्या है, कांस्टेंट क्या है, इक्वल है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt, इधर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस ऐसे करके Pn तक बचा, इतना बचा। और जब हम f का मान शून्य होगा, कब, जब क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत में बताया जा रहा है कि क्या होगा, बल शून्य होगा, तभी तो P नियत होगा। तो बल हम शून्य अगर कर देते हैं तो 0 इक्वल टू d/dt P1 प्लस P2 डैश Pn, ठीक है। अब देखेंगे तो ये अवकलन इन सब का क्या किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है, तो क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब क्या होता है, अवकलन बताया जाता है कि नियत का जब हम अवकलन करते हैं तो शून्य आता है। जब किसी नियत कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो शून्य आता है। तो इससे ये प्रूफ होता है P1 P2 प्लस P3, इससे क्या, इससे सॉरी P1 P2 डैश Pn, माने अनंत तक का वस्तुओं का संवेग जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा।
कब नियत होगा? जब बल क्या होगा? बाह्य बल शून्य होगा तब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, परंतु पूरा बात यही है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको छोटे में है और अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके व्यवहारिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल से आपको क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एग्जाम्पल, चलिए इसको मिटा कर एग्जाम्पल में बताता हूं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है, पहला है रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, इसका पहला है रॉकेट का प्रक्षेपण, दूसरा है बंदूक का प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मैंने क्या? पीछे। ठीक है, पीछे। ठीक है, बंदूक जैसे आप जानते होंगे, ये दोनों क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, कि जब बंदूक को चलाया जाता है तो बंदूक की गोली जैसे आगे जाती है, बंदूक का जो होता है वो पीछे की ओर थोड़ा सा झटका मारता है, पीछे आता है। तो ठीक है, तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या कभी भी आपसे पूछ देता है कि बंदूक के क्या है, गोली इतने वेग से चल रही है और बंदूक का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान इतना है और बंदूक का द्रव्यमान इतना है, तो बताइए कि बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका मारेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? प्रूफ कराया जाता है बंदूक के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देगा, बंदूक का प्रक्षेपण किसका क्या है, किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो आप क्या कहेंगे? संवेग संरक्षण सिद्धांत का एग्जाम्पल है। तो चलिए मैं इसे प्रूफ कराता हूँ, इसको मैं अगले वीडियो में आपको प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो चलिए देखते हैं बंदूक का प्रक्षेपण का। ठीक है, तो देखते हैं बंदूक का प्रक्षेपण को हम प्रूफ करते हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। जानेंगे कि बंदूक कितने वेग से पीछे आती है। ठीक है, तो अब देखेंगे बंदूक का प्रक्षेपण। तो सबसे पहले हम बंदूक का फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? बंदूक तो मैंने वैसे बनाने ढंग तो नहीं आएगा, परंतु फिर भी देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बंदूक है, मतलब ऐसे ही आप मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए बंदूक है। ठीक है, सिंपल सी आप समझिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये बंदूक है। ठीक है, बंदूक में क्या है? यहाँ पर गोली है। ठीक है, ये क्या है? गोली है, बंदूक है और ये गोली है। देखिए गोली जो है ना, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है और गोली जिस वेग से चल रही है उसे हम स्मॉल v मान लेते हैं कि स्मॉल v से वेग से ये चल रही है। अब पूरे जो बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल M। और बंदूक जिस वेग से पीछे झटका मारती है उस वेग को हम कैपिटल V मान लेते हैं। और हमने जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि P1 प्लस P2 इक्वल टू 0, कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होगा वो नियत होता है कब? जब 0 होगा। तो इसे मान लेते हैं हम क्या है? इसे P1 मान लेते हैं, ऐसे हम क्या P2 मान लेते हैं, क्योंकि P1 जब हम जानते हैं कि संवेग बराबर हम लोग संवेग के सूत्र जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इसमें भी द्रव्यमान अवेग दिया है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं, इससे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए P1 का मान अगर रखेंगे तो कैपिटल M अभी हो जाएगा प्लस, और इसका P2 का मान रखेंगे तो स्मॉल m और स्मॉल v हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये क्या है? m अब v क्या है? इधर प्लस में है, जब इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है,
ठीक है, तो माइनस में हो गया। अब देखिए ये क्या है, इसका कुछ नहीं है तो गुणा में है। अब गुणा में अगर कुछ होता है तो बराबर के इधर भेजते हैं तो क्या होता है, भाग में चला जाता है। तो m इधर गुणा में है, इधर हम भेज देंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो आप v इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v और बटे कैपिटल V आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सूत्र मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, अभी मैंने बताया था जो कैपिटल V है ये पीछे जाने के लिए क्या है, बंदूक जो पीछे होता है उसका वेग है। तो देखिए यही क्या है, कैपिटल V है कि किस वेग से पीछे हटेगा। तो स्मॉल m है, माने गोली का अगर आपको द्रव्यमान दिया गया और गोली का वेग दे दिया गया और बंदूक पूरे बंदूक का द्रव्यमान दे दिया गया और पूछा जाए कि किस बंदूक कितने वेग से क्या करती है, पीछे हटती है, तो आप क्या इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और देखिए इससे आपको कितना अच्छा एक तो पॉइंट मिलता है। आप जानते हैं कि बंदूक के पीछे के जो साइड होता है वो क्या वजनदार बनाया जाता है, भारी बनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो द्रव्यमान अधिक बनाया जाएगा, जब द्रव्यमान अधिक होगा पीछे के साइड का, जब द्रव्यमान वेट अधिक होगा, इसका मास अधिक होगा, तो क्या होगा वेग कम होगा। वेग माने पीछे की ओर झटका कम मारेगी। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं वेग क्या है, m के व्युत्क्रमानुपाती है, माने वेग है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। तो इसलिए जब क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा। मतलब जितना पीछे के क्या होगा, वजन बढ़ाया जाएगा, वो पीछे की ओर झटका उतना ही कम लगेगा। ठीक है, और जैसे ही इसका क्या किया जाए, द्रव्यमान पीछे की साइड का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से पीछे की चोट क्या होगी, पीछे की ओर झटका तेजी से देगी। ठीक है, अधिक तेजी से देगी। तो ये क्या होगा, ये तो आपको निकल गया गोली के लिए। ठीक है, ये तो आपके लिए निकल गया गोली के लिए, बंदूक की गोली के लिए। परंतु आप कहा जाए बंदूक की गोली के लिए नहीं, सॉरी बंदूक के लिए, कि बंदूक कितने पीछे से निकलती है। ठीक है, बंदूक के लिए निकल गया। आप कहें कि इस गोली का वेग हमें ज्ञात करना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, ये सूत्र है। देखिए ये क्या है, कैपिटल M है, V है प्लस स्मॉल m स्मॉल v इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें उसका निकालना है तो ये क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, स्मॉल m स्मॉल v इक्वल टू माइनस m अब v हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये इधर गुणा में है m, इधर जाएगा तो क्या कराएगा, भाग कराएगा। तो स्मॉल v इक्वल टू माइनस m v और क्या हो जाएगा स्मॉल m। मतलब ये क्या निकल गया कि गोली कितने वेग से चलेगी, गोली का वेग निकाल सकते हैं जब पूरे बंदूक का क्या किया जाए, द्रव्यमान दिया जाए और बंदूक कितने वेग से पीछे झटका मारती है उसका वेग दे दिया जाए और गोली का वेग दे दिया, द्रव्यमान दे दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, गोली का क्या कर सकते हैं, वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए और मैंने बताया, और ये बहुत अच्छा मतलब ये क्या है, इम्पोर्टेंट आपको सूत्र है जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो